नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 15 पे पहुंच चुके हैं हमने। और आज का चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन साइंस इन डेली लाइफ, जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे विज्ञान क्या है, विज्ञान अध्ययन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, वैज्ञानिक कार्य कैसे करते हैं और विज्ञान के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। देखो, वैसे तो ये चैप्टर जो है सबसे पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन सीक्वेंस से अपने चल रहे थे तो ये अभी आया, तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। ये अपने जन्म बिंदु रहने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान आदिकाल से मनुष्य द्वारा प्रकृति की घटनाओं, रहस्यों और सिद्धांतों को जानने और समझने की चेष्टा से संबंधित अध्ययन से जुड़ा हुआ है। तो किससे जुड़ा हुआ है? प्रकृति की घटनाओं, रहस्यों, सिद्धांतों को जानने के, समझने की संबंधित जो अध्ययन है, डाटा है, उससे संबंधित है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी अपने अनुभव एवं अध्ययन द्वारा मानवीय जीवन को सुगम बनाने का अथक प्रयास किया है। ऋषि चरक प्राचीन में आयुर्वेद के चिकित्सा शास्त्र के आचार्य के रूप में विख्यात हुए। तो चरक का नाम याद रखना, ये क्या थे? आयुर्वेद से संबंधित थे। उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर चरक संहिता पुस्तक है उनकी, ग्रंथ का निर्माण किया। चरक संहिता आयुर्वेद का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। आयुर्वेद का सबसे प्राचीन ग्रंथ पूछे तो कौन सा है? चरक संहिता। इस ग्रंथ में बालक की उत्पत्ति और विज्ञान का और विकास का वैज्ञानिक ढंग से वर्णन किया है। इसमें शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट और उनके रोग लक्षण और उपचार, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के नाम व उनके गुण तथा किस रोग पर कौन सी औषधि गुणकारी सिद्ध होगी, इनका प्रभावी वर्णन किया गया है। आगे है जैसे और भी ऋषि है, जैसे अश्विनी कुमार है, धन्वंतरी है, भारद्वाज है, कपिल है, पतंजलि है, सुश्रुत है आदि, जिन्हें हम आदिकाल के वैज्ञानिक कह सकते हैं, ने अनुसंधान एवं प्रयोग के आधारित ग्रंथों की क्या की थी जी? प्रयोग पर आधारित ग्रंथों की रचना की थी। भारतीय जीवन पद्धति आदिकाल से विज्ञान आधारित रही है। ऋषि मुनियों ने प्रयोग एवं अनुभव से प्राप्त जानकारियों का अवलोकन एवं गणना कर विश्लेषण के आधार पर जीवन पद्धति को विकसित किया है। वर्तमान में हम जो विज्ञान है इसको इस तरह से अपने परिभाषित करते हैं: प्रकृति के अन्वेषण एवं उससे प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं विज्ञान के क्रमबद्ध एवं उससे प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान कह सकते हो, या प्रकृति के ऊपर प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ये भी आप कह सकते हो। अलग अलग तरह से हम इसको परिभाषित कर सकते हो। विज्ञान के बढ़ते हुए ज्ञान को सुव्यवस्थित करने के लिए विज्ञान की विभिन्न शाखाएं निर्धारित की गई है, जो निम्न अनुसार है। यानी विज्ञान बहुत बड़ा है, इसको शाखाओं में बांटकर आसानी से पढ़ा जा सकता है, जिसमें भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, गणित है, कृषि विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान है, कंप्यूटर विज्ञान है, खगोलीय विज्ञान है, भू विज्ञान है, और भी बहुत सारे विज्ञान होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, व्यक्ति रूढ़िवादियों से दूर रहे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अपने इस साइंस को पढ़ते हैं तो व्यक्ति रूढ़िवादी के विचारों से दूर रहता है। व्यक्ति में स्वतंत्र चिंतन की प्रकृति का विकास होता है। अपने आसपास होने वाली घटनाओं, समस्याओं, क्रियाकलापों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जीवन में आने वाली समस्याओं का क्रमबद्ध ढंग से हल कर सकता है और उसकी क्षमता का विकास भी होता है। किसी समस्या का समाधान नहीं होने पर धैर्यपूर्वक असफलता के कारणों का पता लगाकर पुनः कार्य करने की क्षमता का विकास कर सकता है। वो ऐसे ही नहीं रोएगा कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, उसकी वजह से मेरा ऐसा हो गया, उसने कुछ करवा दिया होगा, ऐसा कुछ भी सोचने की क्षमता जो है वो नष्ट कर देती है, और उसमें एक क्रिएटिविटी ला देती है और एक पॉजिटिविटी के अंदर वो सोचने लग जाता है। सत्य परख है वो अंधविश्वास मुक्त विचारों पर क्या होता है? दृढ़ रहता है। ठीक है ना? आजकल मैंने वे ऐसे भी बहुत सारे शिक्षक देखे जो विज्ञान के शिक्षक है, लेकिन फिर भी अंधविश्वास पे वो विश्वास करते हैं, यानी अंधविश्वास जो है उसको बनाए रखते हैं, कायम रखते हैं परिवार के लिए। तो मैं इसका बिल्कुल भी जो है समर्थन नहीं करता हूँ। आगे है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। वैज्ञानिक कार्य कैसे करते हैं? तो उसके लिए वैज्ञानिक किसी प्रयोग से संबंधित प्रेक्षण को एकत्रित करते हैं, उन्हें सुव्यवस्थित कर विश्लेषण करते हैं और उससे आधार पर प्राप्त निष्कर्ष सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। जैसे डॉक्टर भी वैज्ञानिक पद्धति से रोगी का उपचार करते हैं। पहले वो एक ट्रीटमेंट देते हैं, उससे अगर सुधार हुआ तो वही ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन उससे सुधार नहीं हुआ तो दूसरा ट्रीटमेंट जो है चालू करते हैं। ट्रीटमेंट का आशय है कि जो मेडिसिन देते हैं डॉक्टर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आगे देखिएगा, किसी रोगी के बारे में, रोगी से बीमारी के लक्षण पूछता है, थर्मामीटर से तापमान ज्ञात करता है, आंख, जीभ, श्वास का परीक्षण करता है, परीक्षण से प्राप्त तथ्यों को रोगी की पर्ची में लिखता है, संभावित रोग का अनुमान लगाता है, परिकल्पना करता है, प्रेडिकेट करता है, और परिकल्पना जांचने हेतु मल मूत्र रक्त एवं आवश्यक जांच करता है, जैसे सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे जो भी करना हो। फिर रोग की जानकारी होने पर उपचार एवं दवा लिखता है।
वैज्ञानिक द्वारा समस्या हल करने की इस विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। ये एक टीचिंग मेथड भी है। ठीक है। इस चरण से इसके चरण इस प्रकार है। चरण क्या क्या चरण है? सबसे पहला चरण है समस्या की क्या करनी पड़ेगी, पहचान करनी पड़ेगी। फिर संबंधित तथ्यों को एकत्रित कर उनका वर्गीकरण करना है, परिकल्पना बनानी है, फिर प्रयोगों पर परिकल्पना की सत्यता की जांच करनी है कि हमने जो सोचा, जो कल्पनाएं की, वो सत्य है या नहीं है। फिर निष्कर्ष के आधार पर सिद्धांत एवं नियम को बनाया जाता है। अंतिम चरण है नियम बनना। विज्ञान की अलौकिक प्रगति दृष्टिगोचर हो रही है। यानी आज के टाइम में विज्ञान बहुत ज्यादा क्या है, बढ़ रहा है। ऐसा मानव के वैज्ञानिक सोच के दायरे में निरंतर वृद्धि से ही हो पाया है। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे गैस चूल्हा हो गया, पंखा, मोटरसाइकिल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, प्रेस। ये हर कोई चीज, जितनी भी मशीनरी, मशीन क्या है? अपने एक चैप्टर पढ़ा था, मशीन क्या है? जो आपके काम को आसान कर दे, उसे ही हम क्या कहेंगे, मशीन कहेंगे। या आपने पीके मूवी तो देखी होगी, उस मूवी में वो बताता है कि मशीन क्या है, रटाई रटी हुई परिभाषा क्या होती है वो भी बताया था। और जो एग्जाम्पल देख के भी उसने बताया था कि जिप जो होती है वो भी क्या होती है, एक मशीन होती है। तो विज्ञान के फलस्वरूप आज हमारे खान पान, रहन सहन, इलाज की पद्धतियां सरल हो गई है। चिकित्सा के माध्यम से स्वस्थ मानव और स्वस्थ मानव से सबल राष्ट्र का निर्माण क्या है, संभव है। आगे विज्ञान के दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है, क्या क्या आपके लाइफ के अंदर काम है इसके, वो अपने देखते हैं क्या क्या उपयोग है। पहला उपयोग देखो, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? विज्ञान है आज मनुष्य की। यह विश्व के संचालन का मूल आधार है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रभुत्व स्थापित हुआ है। पहला है संचार के माध्यम से, यानी सूचना भेजने के माध्यम के लिए, सूचना भेजना। सीधी सी बात ये है, जैसे टेलीफोन हो गया, फैक्स हो गया, उपग्रह प्रक्षेपण, ये सारे सूचना से संबंधित है, संचार से संबंधित है। ठीक है। ये सारी चीजें आप देख रहे हो, 3G 4G 5G जो भी बन रहा है, वो टेक्नोलॉजी इसी के ऊपर आधारित है। अगला यातायात से संबंधित जो मशीनरी बन रही है, दूसरा यातायात हो गया, साइकिल, स्कूटर, ये सारा कुछ जो है ना, ये आपके इस तरह से है। अगला है चिकित्सा क्षेत्र। इस क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, ये भी आप देख चुके हो, बहुत सारे रोग है उनकी आजकल मशीनों द्वारा जांच हो जाती है। ठीक है जी। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका यूज होता है। अगला क्या आ गया? शिक्षा के क्षेत्र में। अगला क्या आ गया? शिक्षा के क्षेत्र में। इसके क्षेत्र में शिक्षा। फिर क्या है? कृषि के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में क्या है? यूज होता है, यूज होता है। फिर है औद्योगिक क्षेत्र में। उद्योगों में भी इसका आजकल उपयोग होने लग गया है, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर। रक्षा एवं परमाणु शक्ति के क्षेत्र में भी इसका यूज होता है। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डाटा। ठीक है। आगे देखो आप, आगे है आपके पास में भवन निर्माण एवं वास्तुकला के क्षेत्र में भी यूज होता है, और बैंकिंग क्षेत्र में यूज होता है। ये बहुत सारी कुछ फील्ड आपको बताए गए हैं। वैसे आपसे ये छुपे हुए नहीं है, इनके बारे में ज्यादा कुछ मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो ये चीजें आपको समझ स्वतः ही आ जाती है। ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, ये आप कर सकते हो खुद ही। संचार के क्षेत्र में कौन से हैं? शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति किस वैज्ञानिक उपकरण के कारण हुई? तो ये आज के टाइम में कंप्यूटर है। संचार के क्षेत्र में विज्ञान की देन ये सारी है। में मनोरंजन का साधन नहीं है, टीवी है, कंप्यूटर है, वीडियो गेम है, फैक्स नहीं है। कौन नहीं है? फैक्स नहीं है, बी नहीं है। ठीक है जी। ये बिल्कुल इजी है। ये आपके देखो, आपके समूह दे दिया और ये क्षेत्र दे दिया, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। यहाँ क्या है? टेलीफोन किससे संबंधित है, थ्रेसर किससे संबंधित है, परमाणु बिजली घर, एजुसेट और एक्सरे। एक्सरे जो है वो चिकित्सा से संबंधित हो गया, टेलीफोन संचार से संबंधित हो गया, थ्रेसर आपकी कृषि से संबंधित हो गया। ठीक है। और जो आपका एजुसेट है ये शिक्षा से संबंधित हो गया, और परमाणु बिजली घर जो है वो विद्युत क्षेत्र से संबंधित हो गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में कर सकते हो। अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ है फिर भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। चलिए, अगला जो चैप्टर है आपके, वो है प्रकाश। वो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। कमेंट में जरूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा और ये सीरीज आपको कैसी लगी। ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।